मैडम 5 गुना फीस बढ़ाई गई है। नॉर्मली अगर साल के लोगों के इंक्रीमेंट की बात करें तो किसी का 7%, 10%, 12-14, अगर एवरेज माने तो 10% वृद्धि होती है लोगों की तनख्वाह में। यहाँ 500% फीस बढ़ा दी गई, यानी कि 5 गुना फीस बढ़ गई। कैसे लोग मैनेज करेंगे? क्या किसने बढ़ाई है? क्या इससे पहले कोई विचार विमर्श नहीं होता? किस लेवल पर होती है? पूरे देश में नीट परीक्षाओं में घोटाला सामने आया, अब अचानक से हरियाणा की एमडी यूनिवर्सिटी 5 गुना फीस बढ़ा देती है, जो कि ऑब्वियसली गरीब छात्र वहाँ पढ़ते हैं। तो क्या ये माना जाए कि सरकार जो है चाहती ही नहीं कि कोई गरीब बच्चा शिक्षा प्राप्त कर ले? रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी है, और इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी। बात करते हैं उनसे इस मुद्दे पर, उनका क्या कहना है। मैडम, फीस वृद्धि हुई है, क्या कहना है? ये जो फीस वृद्धि हुई है, मुझे लगता है कि कहीं कुछ अंदर इनको डिक्लेयर करने में कहीं कुछ पूरी इसके ऊपर काम नहीं किया गया। और अभी हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि एक बारी बैठ करके सारा दोबारा रिव्यू करें, और रिव्यू करने के बाद में बच्चों के हित में, हमारा काम क्या है, बच्चों के हित में काम करना, और ख़ास तौर से पेरेंट्स के ऊपर इकोनॉमिकल बोझा कम से कम पड़े। हम इस व्यवस्था को खड़ा करना चाहते हैं, जो पहले भी आदरणीय मनोहर लाल जी के माध्यम से बहुत खूबसूरती से चलती रही। नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस विषय को लेकर के चिंतित हैं, तो एक बैठक रखी गई है, शीघ्र इसका हल निकलेगा। मैडम, 5 गुना फीस बढ़ाई गई है। नॉर्मली अगर साल के लोगों के इंक्रीमेंट की बात करें तो किसी का 7%, 10%, 12-14, अगर एवरेज माने तो 10% वृद्धि होती है लोगों की तनख्वाह में। यहाँ 500% फीस बढ़ा दी गई, यानी कि 5 गुना फीस बढ़ गई। कैसे लोग मैनेज करेंगे? क्या किसने बढ़ाई है? क्या इससे पहले कोई विचार विमर्श नहीं होता? किस लेवल पर होती है ये जो सारी व्यवस्था एकदम से सामने आई, ये यूनिवर्सिटी के अपने लेवल पर की गई। और जबकि मैं ये समझती हूँ कि व्यवस्था ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या एडेड यूनिवर्सिटीज़, और यह जो दूसरी भी हैं, एक हमारा ऐसा काउंसिल होना चाहिए जिसके अंदर प्रत्येक चीज़ की चर्चा हो, और उसके अंदर बाकायदा कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी के इन्वॉल्व हों, कुछ एजुकेशन सिस्टम के इन्वॉल्व हों, और इसके साथ साथ गवर्नर साहब जो सबके अभिभावक होते हैं, उनके साथ मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग ऐसे जो हमारे जैसे जुडिशरी के हैं, रिटायर्ड लोग हैं, और कुछ हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं, क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना होता है, और फिर एक परिचर्चा करने के बाद में फिर कोई भी चीज़ लागू होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये लागू करने में इस सब चीज़ की कमी रही, और इसलिए इसको पुनः विचार विमर्श किया जाएगा, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी डाली गई है बात, और शीघ्र ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई करी जाएगी। मैडम, पहले पूरे देश में नीट परीक्षाओं में घोटाला सामने आया, अब अचानक से हरियाणा की एमडी यूनिवर्सिटी 5 गुना फीस बढ़ा देती है, जो कि ऑब्वियसली गरीब छात्र वहाँ पढ़ते हैं। तो क्या ये माना जाए कि सरकार जो है चाहती ही नहीं कि कोई गरीब बच्चा शिक्षा प्राप्त कर ले? मैं ये कहती हूँ कि पहली तो बात ये, नीट में अगर कोई घोटाला सामने आया है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो अभी तक हुई नहीं है। यानी कि घोटाला अभी साबित नहीं हुआ, हम पहले से ये शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर होता है तो हम क्राइम करने वाले के पूरी तरह खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी हो। और रही बात जो एमडी यूनिवर्सिटी में हुआ, मैं मान रही हूँ वो गलत हुआ। जब शिक्षा मंत्री खुद हरियाणा का मान रहा है कि ये गलत है और इसके ऊपर दोबारा पुनः विचार विमर्श होना चाहिए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय गवर्नर साहब दोनों से बात हो चुकी है, और इसके ऊपर कार्रवाई शीघ्र होगी। हम बच्चों के हक में हैं, हम परिवारों के हक में हैं, और हम ये कैसे बच्चों पर और परिवार पर बोझा डाल सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में हरियाणा इकलौता राज्य है जहां पर 1,80,000 की सालाना आमदन वाला गरीबी रेखा में आता है, जबकि बचे हुए भारतवर्ष में हरियाणा के अलावा जो हमारा गरीबी रेखा है वो 1,20,000 तक है। तो हमने तो वैसे ही 60,000 अधिक की सुविधा दी है। तो इसलिए हम परिवारों के पूरी तरह से फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मॉरली, स्पिरिचुअली और एकेडमिकली हम हर प्रकार की सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं। आपका क्या मानना है कि अगर फीस वृद्धि हो भी तो कितने प्रतिशत फीस वृद्धि जायज़ है? मैं समझती हूँ फीस वृद्धि की जब आपको लगता है कि आवश्यकता है,
आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आप का जो इनपुट है वो आपके आउटपुट से बहुत कम है। हमने तो अभी बल्कि एक और बोला है, हमने हायर एजुकेशन में भी बोला है और स्कूल एजुकेशन में भी बोला है कि हमारी जो 10 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं स्कूल की या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की, अ, और जो वर्क इन प्रोग्रेस है और जो प्रपोज्ड है, मैंडेटरी किया जाए कि सब के ऊपर सोलर सिस्टम लगे। हम तो बिजली के बिल से भी नियाद पाने के लिए इनको पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। तो हम खर्चे जो ओवरहेड्स हैं हम उनको कम करने की कोशिश करें। जब आप बिजली का बिल जो आपका लाखों में आता है, जब आप उसे कंट्रोल करेंगे तो वो आप कहीं ना कहीं स्टाफ के ऊपर खर्च कर सकते हैं, बच्चों की बेहतरी के लिए खर्च कर सकते हैं। आपके कॉलेज को, यूनिवर्सिटी और स्कूल को हमें फ़ायदा पहुंच रहा है। हम सवाल का जवाब अभी नहीं आया, कितने प्रतिशत तक, क्योंकि आप खुद शिक्षक नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत तक की फीस वृद्धि जायज़ है? जो प्रतिशत की बात होती है वो कोई आदमी जवाब उसका नहीं दे सकता। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हुई है, वो भी 5 गुना, 5 टाइम्स। मैं आपने जो सवाल किया प्रतिशत का जवाब इसलिए नहीं दिया जाता। मैं अगर एक जब हम स्कूल कॉलेज की बात करते हैं तो एक स्कूल कॉलेज ना केवल सिर्फ आपका विद्या पर यानी कि अपने एकेडमिक और अपने टीचिंग सेक्शन पर खर्चा कर रहा है, वो वहीं पर नॉन टीचिंग पर भी कर रहा है। उसके खर्चे सीमेंट, रेत, लोहे, बजरी के भी हैं। बिल्डिंग्स होती हैं और इनकी कीमतें कितनी फ्लक्चुएट होती हैं। उसका खर्चा कैंटीन से भी जा कर के जुड़ता है, जो कि तेल और अनाज की कीमतों से जा कर के लगता है। एक स्कूल की बिल्डिंग में कई प्रकार के वाहन भी जुड़े होते हैं, जिनका सीधा सीधा संबंध डीजल पेट्रोल के रेट से होता है। तो ये जो प्रतिशत होता है, ये प्रतिशत उसी समय की इकोनॉमिक रेशो को देख करके होता है। मैम, हर जो देश है हमारा वो वेलफेयर स्टेट है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस मेकिंग स्टेटमेंट देखकर नहीं बहुत सारी चीज़ें चलती, शिक्षा भी उन्हीं में से है। तो क्या ये फिर जो आप तर्क दे रही हैं ये कितना जायज़ है? मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मैंने आपको कहा, मैंने आपसे ये शब्द कहे कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए हमने 1,80,000 तक के परिवारों को अलग सुविधा दी। इसीलिए हमारी फ़ीस बनिस्बत उन लोगों के जो प्राइवेटली रन करते हैं, हमारा बहुत ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। ये कारण ही यही है क्योंकि हम इसीलिए जो हमारे बच्चे किसी भी रिज़र्वेशन में आते हैं उनको अलग से और वजीफ़ा और सुविधा दी जाती है। तो ये वेलफेयर स्टेट होने के नाते ही दी जा रही है। लेकिन जो परसेंटेज की हमने बतानी है, अगर मान लीजिए उदाहरण दे रही हूँ कि अगर पेट्रोल डीज़ल आपका 100 रुपये चल रहा है और आप बस या वैन वाले को आप 40 रुपये के अनुसार तो नहीं ना आप लगा पाएंगे। आप प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, एट पार आपको बहुत सारी चीज़ों में जाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों में आप बच्चों से चार्ज ना भी करें तो भी चलता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सीधा संबंध रखती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो इनडायरेक्टली संबंधित होती हैं और इनडायरेक्टली इफ़ेक्टेड होती हैं। कुल मिलाकर के हरियाणा के किसी बच्चे को कहीं पर भी किसी का चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं एश्योर कर सकती हूँ। अच्छा मैम, देखिए जिस तरह से अभी तक माना जा रहा है कि यूथ खिलाफ रहा आपके, क्योंकि बेरोज़गारी हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। एक जो अग्निवीर का मुद्दा है वो यूथ को लिए यूथ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब जो है शिक्षा में इस तरह की फ़ीस की बढ़ोतरी, तो क्या ये नहीं माना जा रहा, क्योंकि अभी अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव हैं, तो ये किस तरह से अगर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट भी करती है तो क्या सरकार से कहीं परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती? मैंने अभी आपसे एक बात कही कि काउंसिल में ये चीज़ की चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने खुद एडमिट किया कि उनका फ़ैसला गलत है, तो इसके आगे तो कोई सवाल रह नहीं जाता। दूसरी बात, आपने एक बेरोज़गारी शब्द का इस्तेमाल किया। हरियाणा से ज़्यादा कर्मठ और हरियाणा से ज़्यादा संपन्न मैं किसी प्रदेश को नहीं मानती हूँ। हरियाणा का किसान इतना कर्मठ है कि 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी आपको खेत खाली नहीं मिलेंगे। हर व्यक्ति अपने काम को जगह दे रहा है। हरियाणा का मजदूर इतना कर्मठ है कि 52 डिग्री के टेम्परेचर में भी कोई इंडस्ट्री हमारी बंद नहीं हुई है, सब लगे हुए हैं, कहीं पर भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ। तो इसलिए हरियाणा को बेरोज़गार कहना गलत है।
दूसरी बात, ये जो शब्द है बेरोज़गार, ये अक्सर विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने और मनोहर लाल जी ने, क्योंकि लंबे समय तक मनोहर लाल जी रहे और उन्हीं की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई, इन दोनों की पॉलिसीज़ की वजह से कई बिचौलिए बेरोज़गार हो गए। अब वो सारे लोग बेरोज़गार हो गए जो झूठे अंगूठे लगा कर के पेंशन ले जाते थे। और अक्सर ये जितने लोग बेरोज़गार हुए, वो किसी न किसी राजनीतिक आदमी की छतरी के नीचे चलने वाले होते थे। तो इन दोनों की जोड़ी ने, मोदी मनोहर जी की जोड़ी ने राजनीतिक बेरोज़गारी तो सीमा तोड़ करके खड़ी कर दी। जनता को एक सारी सुविधाएँ एक 800 रुपए के मोबाइल में डाल करके दे दी कि भैया तुमने अपना राशन लेना जाना है डिपो वाले के, तो देखो तुम्हारे पास आ गया लिखा हुआ। पहले तो ये होता था कि वो राशन वाला हमारा तेल भी ले गया और चीनी भी ले गया और बंदा बेचारा बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों के पेट में बहुत दर्द है। ऐसे लोग तो उन्होंने बेरोज़गार किए हैं। राजनीतिक बेरोज़गारी बहुत बड़ी पैदा करी है मोदी जी ने और मनोहर जी ने। अच्छा, अब जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें क्या आश्वासन देने चाहेंगी? कब तक इस समस्या का निदान निकल जाएगा? मैं समझती हूँ कि छात्रों को भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति का आज़ाद भारत में राइट है अपने आप को एक्सप्रेस करना, पर इतनी एनर्जी वाला हमारा युवा है और रोहतक तो हमारी वैसे ही बड़ी ऊर्जावान धरती है। अगर इनके कुछ लोग एक बारी बैठ लेते और मैं आपको ये भी बात जैसे बता चुकी पहले भी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम गवर्नर साहब के साथ बैठ करके इसका हल ज़रूर से निकाला जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। राम राम। तो ये थी हमारे साथ हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी, जो बोल रही थी कि जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में जो विवाद हुआ है फीस वृद्धि को लेकर, उसे जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। इसमें महामहिम गवर्नर साहब को और मुख्यमंत्री जी के संग मिलकर उनसे इस समस्या का जल्द समाधान निकाला जाएगा। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।